नमस्कार सभी को। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आज आपका स्वागत है। 35 एपिसोड है हमारे साइकोलॉजिकल सेशंस का और बहुत काफ़ी विषयों पर चर्चा हो चुकी है। बहुत सारे विषयों पर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके भी इतना डिटेल्स आप सब तक पहुंचाया है और ये कोशिश की है कि हम अपना एक व्यवहार और अपनी सोच की का तरीका काश बदल पाएँ तो शायद ये हम सभी लोगों की एक अच्छा जीवन में एक ट्रांसफॉर्म होगा। हमारे थॉट लेवल पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अगर हम इस बात को बहुत संजीदगी से और समझ पाएँ कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, हमारी सोच कैसे होनी चाहिए। और लाइफ का मज़ा जीने में तभी है जब आप निडरता के साथ अनुशासन में रहते हुए उस लाइफ को जीते हैं। तो निडरता और अनुशासन ये अपने आप में बहुत एक प्रतिद्वंदी से प्रतीत होते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जहाँ अनुशासन होगा वहाँ निडरता होगी, तो अनुशासन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी सोच गलत है। हमें सर्वमान्य व अनुशासित होकर अपनी लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन मोड पर ही जीना चाहिए, लेकिन उसमें हमारे जो विचार हैं वो हमें निडरता से रखने और उनका पालन करना और उनको श्योर होना सेल्फ से, ये ज़रूर हमें सीखना होगा। हम अपने हर किए हुए व्यवहार के प्रति श्योर होने चाहिए और सजग होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे व्यवहार से कोई हर्ट हो रहा है तो कम्युनिकेशन एक बेस्ट तरीका है जिसे हम चाहे तो प्रोफेशनल हेल्प लेके करें या अपने ही कॉग्निटिव लेवल को, सेल्फ कॉग्निटिव को, सोशल कॉग्निटिव को डेवलप करके करें। तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं आज, और जब चॉइसेस हैं तो हम उन सब का यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हमारी हेल्पलाइन 9411731750 हमेशा आपकी परेशानियों के लिए और आपकी समस्याओं के लिए, आपके विचारों के लिए आप सबका स्वागत करती है और आपके लिए हमेशा आपके सहयोग की आभारी रहेगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज़, और जिसके हम 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आज के सेशन में नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ इससे पहले के आप 34 और 33 नंबर के एपिसोड्स को ज़रूर देख लें, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम आज जिस टॉपिक के एंड में पार्ट 3 पर डिस्कस कर रहे हैं तो इससे पहले हम बहुत सारे इसके बारे में डिटेल्स दे चुके हैं। फिर भी आज हम शुरुआत करते हैं, और हमारे हर सेशन का एक तरीका होता है कि हम बहुत सारे अनहेल्दी थॉट्स को हेल्दी थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो टॉपिक जब है चाइल्ड अब्यूज़, और चाइल्ड अब्यूज़ में हमारा आज का जो फोकस रहेगा वो इंटरवेंट फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि वो लोग जो कि इससे गुजर चुके हैं और जिनका ये पास्ट हो चुका है वो क्या करें, और वो लोग जो आज प्रेजेंट में इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं तो वो क्या करें। एज अ पेरेंट हम क्या करें, और एज एन ह्यूमन बीइंग हम क्या करें, एज अ गुड सिटीज़न हम क्या करें, और एज अ अथॉरिटी हम क्या करें। तो एवरीवन हैज़ अथॉरिटी कि वो एक व्यक्ति को प्रताड़ित होने से, हर्ट होने से और मुश्किलों के दौर से बचाने के लिए प्रयास कर सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। हमें बस सिर्फ एक ये कह देना कि ये हमारा मामला नहीं है, उससे भी हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो साथ में हम अब आज इसको जब डिटेल में बढ़ रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले कुछ जल्दी से कुछ जो अनहेल्दी थॉट्स हैं जो हमारे सबके बीच में रहते हैं, उन अनहेल्दी थॉट्स की वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे इश्यूज़ पर एक क्विक रिएक्शन और एक रिस्पॉन्डेंट की तरह काम नहीं कर पाते। तो इसमें एक जो मिथ है वो ये कि जो एब्यूज़ है वो वायलेंट हो तो ये एब्यूज़ है, यानी कि फिजिकल हो तो ये एब्यूज़ है, शरीर में चोट के निशान आए, आवाज़ें आए, चिल्लाए कराहे व्यक्ति तो ये एब्यूज़ है, और जो शांति तरीके से किया जा रहा है, जो किसी के मन पे असर करे, जो किसी के पूरे जीवन के उस इमोशनल और संवैधानिक पहलुओं को छुए और उनको हर्ट करे, तो वो वायलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमें करेक्शन करना होगा कि वो हर कुछ वायलेंस है तो जो दर्द देता है, चाहे वो उसने मन में आपके दर्द दिया हो या उसने आपके शरीर में दर्द दिया हो, इफ़ यू आर हर्टेड तो इट मीन्स कि आप एब्यूज़ का शिकार हुए हैं। और अगर वो बचपन में किया जा रहा है, यानी कि हम 18 साल से पहले की अवस्था में कर रहे हैं या हो रहा है, हमारे साथ हुआ है या हमारे साथ कोई कर रहा है या हम कर रहे हैं या हमें
हमें पता है कि कोई और कर रहा है, तो वो सब कुछ एब्यूज़ का ही पार्ट होता है। उसमें वायलेंस हो या नहीं हो, उसके अलावा भी वो एब्यूज़ माना जाएगा। ओनली बैड पीपल्स अब्यूज़ देयर चिल्ड्रन, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, अच्छे लोग ऐसा काम नहीं करते, ये कम्प्लीटली मिथ है। ये इसको अनहेल्दी थॉट को हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करिए। ये एब्यूज़ कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एक संपन्न परिवार हो या वो गरीब परिवार हो, ये एब्यूज़ कहीं पर भी हो जाते हैं और अक्सर ये रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। सेकंड इसकी एब्यूज़ डजंट हैपन इन अ गुड फैमिलीज़, तो ये भी इसी का पार्ट है कि अच्छे परिवारों में जो है लोग समझदार होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अच्छे परिवारों में भी अल्कोहल इंटेक हो रहा है, सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है। इसके डाटाज हैं कि अच्छे पढ़े लिखे फैमिलीज़ में भी बच्चे को कर्ज किया जा रहा है, बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बच्चे के साथ बहुत सारे ऐसे व्यवहार की हो रहे हैं या उसे दिखाए जा रहे हैं या वो देख रहा है। वो सब कुछ हम इसको डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो वो सब कुछ एब्यूज़ में ही आता है। तो इससे अच्छी फैमिली और बड़ी फैमिली या ख़राब लोग, अच्छे लोग, इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। एब्यूज़ इज़ ऑलवेज एब्यूज़, और वो कहीं पर भी हो सकता है, इसमें कोई एक डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता इसको। साथ में जो चाइल्ड एब्यूज़ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको स्ट्रेंजर करता है। ये भी अनहेल्दी थॉट है एंड रॉन्ग, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि अक्सर ये पाया गया है कि जब बच्चा या तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने पेरेंट के द्वारा अब्यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद हम सिर्फ एक अब्यूज़ पर बात करते हैं जो कि अक्सर पाया गया है कि पेरेंट्स उसमें यानी कि मदर और फादर उसमें कम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा कर रहा है वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो उनके फैमिली का ही कोई हिस्सा है, फैमिली फ्रेंड है, नोन है, जो उसका सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज़, अदर अब्यूज़ ऑल्सो फैमिली में पेरेंट्स के द्वारा हो रहे हैं, आइदर इमोशनल, मेडिकल और फिजिकल अब्यूज़ मदर और फादर दोनों के द्वारा हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम चाइल्ड अब्यूज़ को बात करते हैं तो एक और चीज़ है कि जो एब्यूज्ड चिल्ड्रन हैं वो ऑलवेज ग्रो अप लाइक वो भी एब्यूज़र बनेंगे। ये भी एक गलत है कि उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो ऐसा ही करेंगे। उनकी फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, उसने बचपन में ऐसा कुछ देखा है तो वो उसने कहाँ से लर्न किया। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो उसने सीखा है अपने बचपन में वो आगे चलकर इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करता है, कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में ये रिपीट होता है। लेकिन इसमें एक और भी चीज़, एक और भी पहलू अक्सर देखा गया है कि अगर उस बच्चे को इन टाइमली अगर हम कुछ ऐसे एडल्ट्स मिल करके उस बच्चे को काउंसलिंग करते हैं या उस पर एक मोटिवेशनल उसे बताते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे साथ में ये लर्निंग हो जाती है कि नहीं, ये गलत व्यवहार था और मुझे वहाँ से बचाया गया है। और सेकंड एंड द अदर हैंड एक ये भी पार्ट देखा गया है कि जिन लोगों के साथ इस तरीके का एब्यूज़ हुए हैं वो कई बार इन फ्यूचर इसकी एडवोकेसी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इसकी पीड़ा को, इसके दर्द को महसूस किया होता है। तो ठीक है, बहुत बार देखा गया है कि वो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि वो इसको एडवोकेसी भी कर रहे होते हैं और उसमें एक उन्होंने कैंपेनिंग चला रखी होती है कि वो इन सारी सेक्सुअल अब्यूज़ या चाइल्ड अब्यूज़ को बंद होना चाहिए, क्योंकि वो इसका कभी ना कभी अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर चुके हैं या उसको सहन कर चुके हैं, इस दर्द को उन्होंने फील किया है। तो बहुत सारी जब हम अनहेल्दी थॉट्स को हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करते हैं, उसी के साथ एक और चीज़ भी आती है कि चाइल्ड अब्यूज़ जब होता है तो वो बहुत ही ऐसी कुछ फैमिलीज़ की ओर से ही या उनका ही रिपोर्ट हो पाता है जिनको जो फिनेंशियली डिफ़िकल्टी में है या कोई वो परिवार या व्यक्ति नशे में रहता है और या फिर ऐसा कुछ कि वहाँ उस परिवार में डिवोर्स हुआ और वहाँ फिर जब डिवोर्स का केस कोर्ट तक पहुँचा तो पता चला कि वो बच्चे को मारता था या उसके साथ कुछ और भी दूसरे टाइप के एब्यूज़ को भी करता था, या फिर वहाँ पर सिंगल पेरेंटहुड का केस होता है, वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ बच्चा अकेला था और एक ही पेरेंट था देखने के लिए, तो पीछे से उसी के घर का कोई मेंबर या कोई और व्यक्ति, अक्सर जहाँ पर बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं वहाँ पर भी वो जिस पर बिलीव कर रहे हैं वो अक्सर उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का एब्यूज़ कर रहा होता है। तो जो रिपोर्ट होते हैं वो रिपोर्ट कभी भी उन जगहों
के नहीं हो पाते, जो बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत एक फिनेंशियली बहुत अपग्रेड फैमिलीज़ हैं। इसलिए इसमें अक्सर ये भी मिथ आ जाता है कि ये अक्सर छोटी फैमिली या कम पढ़े लिखे लोग जहाँ पर फिनेंशियल क्राइसिस है या बस्तियों में रहने वाले लोगों में फाइंड आउट होता है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। बहुत सारी मदर अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार रही होती हैं क्योंकि दे आर गेटिंग अपसेट एंड फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड वर्कलोड प्रेशर। वो अपने वर्कलोड के प्रेशर से भी अक्सर अपने बच्चों को पीट रही होती हैं, मार रही होती हैं और उन्हें इवन दो उन्हें कर्स कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें उनका डिजायरेबल बिहेवियर उनकी फैमिली में नहीं मिल रहा होता है। एंड एट द सेम टाइम फादर भी कई बार अपने बच्चों को और अपने अदर जो भी उसके घर में छोटे हैं उनके साथ इस तरीका का व्यवहार कर रहा होता है कि उन्हीं के सामने ड्रिंक करना, उनके सामने उसकी बच्चे की मदर को मारना या गालियां देना, या बच्चे को नहीं भी दे रहा है फिर भी उसके सामने ऐसे सीन्स को क्रिएट करना, कई बार पॉर्न मूवीज़ को लगा के ओपनली अपने रूम में देखना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मदर, फादर और जो उनकी फैमिली के फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा जितने भी रिपोर्ट्स अभी तक डेटाज हैं उनमें देखा गया है कि काफ़ी अधिक मात्रा इसमें पाई गई है कि उन बहुत हाई प्रोफाइल वे में रिपोर्ट नहीं हो पाते, और जो रिपोर्ट हो पाते हैं इसलिए एक मानसिकता बन जाती है कि ये शायद केसेस छोटी बस्तियों में या कम पढ़े लिखी फैमिलीज़ में होता है। अब बात आती है कि हम क्या करें एज अ पेरेंट, क्या करें जब हमें पता चले कि या हमें शक हो कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ उसको किया जा रहा है या किसी भी तरीके का फिजिकल, इमोशनल, मेडिकल उसको एब्यूज़ किया जा रहा है, या आपको लगे कि डिफरेंट कंडीशन है यहाँ पर और आपको कुछ सस्पेक्ट लगता है कि आप कहाँ रिपोर्ट करें। सबसे पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज़ को बनाया गया है, चाइल्ड लाइन बनाई गई है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको वहाँ इजीली मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पर अपना नाम नहीं बताना चाहते तो आप नहीं बताएं, आप सिर्फ बच्चे का पार्ट उसको बता सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात भी कहना चाहूँगी कि अच्छा होता कि जितने भी स्कूल और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो भी अगर चाइल्ड लाइन का एक वॉलेंटरी रोल प्ले कर देते तो वहाँ से भी डाटास को कलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता कि किन बच्चों के साथ, क्योंकि टीचर एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसके पास बच्चा रोज़ जा रहा होता है। वो अगर 4 दिन नहीं आता तो टीचर ज़रूर उससे पूछते हैं कि बेटा आप 4 दिन क्यों नहीं आए थे। तो वहाँ पर बच्चा इजीली कम्युनिकेट कर देता है। एक वार्म फीलिंग अगर उसको मिलती है तो अपने इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में टीचर्स को वो इजीली बता पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, या उसके साथ वो अपने किसी फ्रेंड को बता पाता है, वहाँ के थ्रू वहाँ के टीचर्स को पता चल जाता है। तो सेकंड है कि आप इंस्टीट्यूशन में, पुलिस है, हॉस्पिटल है, तो इस जो सोशलाइट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक एरिया में ये सब लोग मौजूद होते हैं। आप उन जगहों पर इमीडिएट रिपोर्ट कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे पे सस्पेक्टेड है कि यहाँ पर बच्चा ऐसा मिला है, या हमें सस्पेक्टेड है कि इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है। तो अगर सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे और समझेंगे कि ये बच्चा सिर्फ मेरी फैमिली का, आपकी फैमिली का नहीं है, ये पूरा जो एक पूरा वर्ड है ये एक फैमिली है, इसमें हर एक व्यक्ति को एक अपना रोल मिला हुआ है और हमें अपने रोल में डिसिप्लिन वे में रहते हुए इस रोल को निभाना होगा। साथ में एक और चीज़ है कि आप कई बार देखा गया है कि किसी एक व्यक्ति ने या कोई एक व्यक्ति पाया गया वो किसी बच्चे के साथ, या घर का ही व्यक्ति है वो अपने ही घर के किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा एब्यूजिव बिहेवियर करता है, तो अक्सर हम उसे मारने लगते हैं, उसे गाली देने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार्म पहुंचाते हैं। ये कम्प्लीटली एक रॉन्ग और इनडिसिप्लिन वे है उस डील करने का, क्योंकि हमें कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होता। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, हम एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी रूलिंग्स, हमारी जुडिशरी मौजूद है। हमें उनका सहायता लेनी है, हमें उनके पास जाना चाहिए, और ना ही कि हमें जैसे ही पता चला कि इस व्यक्ति ने ऐसा कोई गलत कार्य कर रहा है, या घर में ही हस्बैंड कर रहा है या वाइफ कर रही है, तो अक्सर देखा गया है कि हस्बैंड ने वाइफ को क्यों मारा, क्योंकि वो बच्चे को मार रही थी, और वाइफ ने झगड़ा क्यों किया या कुछ और ऐसा हरकत क्यों करी,
क्योंकि हस्बैंड बच्चे को मार रहा था। तो ये जो तरीका है, या पड़ोसी का कोई व्यक्ति था, वो हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसी हरकत कर रहा था, तो हम खड़े होकर उसको मारने लगते हैं। ये भी कंप्लीटली आप जो लॉ है वो आप अपने हाथ में ना लें, और लीगल सिस्टम जो है वो अपना काम करेगा। ये भी हमारा एक तरीका होना चाहिए ऐसे इश्यूज को डील करने का, डिसिप्लिन वे में। तो उसके साथ इसके अलावा हम और क्या हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम इससे जल्दी इसको समझ पाएँ। जब भी कोई बच्चा या इंस्टीट्यूशन को पता चले या किसी एजेंसी को पता चले, वहाँ पर या कोई भी ऐसा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, या हमारे जैसा कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उनको अगर ऐसा पता चलता है तो वहाँ पर इमीडिएट उनको थोड़े टाइम तक फॉलो अप रखना चाहिए कि ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, ऐसे केसेस में क्या आगे हो सकता है, वो बच्चा कहाँ है, वो सेफ है नहीं है, क्या उसको किसी भी तरीके की काउंसलिंग या थेरेपीज़ की ज़रूरत है, उसको हम उसके पेन से जल्दी बाहर कैसे ला सकते हैं, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें जब हमें पता लगे कि हाँ इस व्यक्ति के को हर्ट किया गया है या इसके साथ कोई भी ऐसा एब्यूसिव काम हुआ है। तो वहाँ पर हमको उसको एक लॉन्ग टर्म जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमें जो उसको नेग्लेक्ट किया गया है, उसको माल ट्रीटमेंट दिया गया है, उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर आप पेरेंट हैं तो, अगर आप पड़ोसी हैं तो, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो, इंस्टीट्यूशनल हैं तो, आपको ये ज़रूर हमारा पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर ध्यान रखें और उस पर अर्लियर इंटरवेंशन एक लंबे फॉलोअप की तरह डालें। लाइक अगर आज एक बच्चा फाइंड आउट हुआ है तो एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक वो फॉलोअप में रहना चाहिए कि वो अच्छा पढ़ रहा है, उसके हर तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कहीं वो साइन या कहीं वो सारे सिम्टम्स दिख तो नहीं रहे हैं, तो हम उसे बाहर निकालते रहें और उन सारे बिहेवियर जो उसके साथ हुए उससे कम बात करके उस विषय पर हम उसको कैसे और चीज़ों में इंगेज कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। तो इसके साथ साथ आता है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो एश्योर करे कि पब्लिक और प्राइवेट लेवल पर कि वो जो बहुत सारे ऐसे असेसमेंट टूल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ से हम बच्चे की पर्सनालिटी, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका सोशल इंटेलिजेंस, उस सारी चीज़ों को एसेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि बच्चा प्रॉपरली मेंटली अच्छी ग्रोथ ले रहा है, उसके अंदर कोई इस तरीके के साइन अभी बाकी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इंटरवेंशन पर बात करते हैं। साथ में जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हम ही वो एब्यूज़र हैं जिसने बच्चे को मारा, जिसने बच्चे को गाली दी, उसने इमोशनल अब्यूज़ किया, फिर सेक्सुअल अब्यूज़ किया, या किसी तरीके का हमें पता चला कि हमने ही बच्चे के साथ कुछ गलत किया, तो वहाँ पर हमारा एक हमें इमीडिएट कन्फेस करना, फैमिली फ्रेंड से बात करना, किसी अपने अच्छे फ्रेंड से बात करना, और वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि कैसे हम खुद की काउंसलिंग भी लें कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आज हमारा ये सेशन है, इसको कोई भी सुन रहा है और अगर वो खुद में भी एब्यूज़र है कि उसको लगता है मैं भी तो ऐसा करता हूँ, तो उसके लिए बेटर होगा कि वो भी इमीडिएट अपने बिहेवियर को एक्सप्लोर करे और जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बचपन में उसकी पास्ट स्टोरी क्या है। अगर उसकी पास्ट स्टोरीज़ में भी ऐसा कुछ है तो वो उसको भी ज़रूरत है कि वो इमीडिएट सिर्फ अपने इस व्यवहार को ना रोके, उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें सप्रेस हैं उनको भी बाहर निकाले और उस पर भी काम करे, जिससे कि वो भी अपने आप में एक रिलैक्स्ड और टेंस फ्री होकर के अपनी लाइफ को जी सके, क्योंकि वो भी अपने बचपन की वजह से बहुत सारे बर्डन में और बहुत सारी सप्रेस चीज़ों को लिए हुए कैरी कर रहा है अभी तक। तो वहाँ से भी उसको भी बाहर आना होगा और इसके लिए उसको अपने एंगर मैनेजमेंट पे काम करना होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो भी ये अब्यूज़र्स हैं वो उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, उनका इमोशनल डिसकनेक्शन होता है रिलेशनशिप से, तो वहाँ पर उन्हें काम करना होगा अपनी रिलेशनशिप में, अपने बिलीफ सिस्टम पे। वो हर एक रिलेशंस में उनको शिकायत होती है, उनका ट्रस्ट नहीं होता रिलेशंस में, और वो साथ में उनका जो एग्रेशन मैनेजमेंट है, मूड डिसऑर्डर्स हैं, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो साथ में उनकी जो नीड है, उनका जो वो किसी बच्चे को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें
उन्हें उस बच्चे की एक्चुअल नीड्स का पता नहीं होता, क्योंकि उसके साथ भी पास्ट में उसे हर्ट किया गया होता है, तो उसे भी एक्चुअल में बच्चे की जिसके साथ वो अब्यूज़ कर रहा है उसकी नीड का पता नहीं होता कि व्हाट अबाउट द इमोशनल नीड उसकी क्या है, उसकी डेली नीड्स क्या है। तो वहाँ से उसे उसको समझने की ज़रूरत है कि एक बच्चे को रेगुलर डेली बेसिस पर क्या चाहिए होता है। साथ में एक जब व्यक्ति है तो वो बहुत सारे अपने जो आउटसाइडर है, अगर वो कुछ ऐसा कंसर्न दिखा रहा है आपकी फैमिली में, आपके बच्चे के साथ, तो वहाँ पर भी हमको बहुत अलर्ट मोड पे रहना होगा कि एब्यूज़र जो है वो इस तरीके का भी हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाने वाला हो सकता है, या हम ही तो वो व्यक्ति, अगर हम एब्यूज़र हैं तो हम इतना एक्स्ट्रा कंसर्न किसी भी व्यक्ति में या किसी भी चीज़ को लेकर क्यों दिखा रहे हैं। हमें उस कंसर्न को भी चेक करना होगा कि हम उस पार्ट पर भी एक बिल्कुल एडिक्वेट वे में अपना बिहेवियर मेंटेन करें। साथ में हमको एक जो साइकिल है अब्यूज़ की, वो हम कैसे उसको ब्रेक करें कि वो साइकिल ही ब्रेक हो जाए, और उस साइकिल में जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर हम किस तरीके के रिएक्शंस लें। अगर किसी घर में बच्चे को मारा जा रहा है, रोज़ मारा जा रहा है, अगर किसी जगह पर बच्चा रेगुलर किसी तरीके से इमोशनली हर्ट किया जा रहा है, रोज़ उसके फादर अल्कोहल इंटेक करते हैं, रोज़ घर में झगड़ा होता है, या रोज़ उसको कुछ ना कुछ बुली किया जाता है, उसके कुछ दोस्त उसका नाम रख रखा है, उससे उसको चिढ़ाते हैं, या स्कूल में रोज़ वो होमवर्क नहीं करके लाता तो उसकी पिटाई होती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो रेगुलर उस पूरी साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरवेंशन का ही पार्ट हो जाता है। कि हम सिर्फ ये पार्ट समझ जाते हैं कि बच्चे को घर में अब्यूज़ ना करें, तो बच्चे को घर में नहीं, बच्चे को कहीं भी अब्यूज़ ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है उस बच्चे की दुनिया का, वो उसके पेरेंट्स हैं। तो वहाँ पर एक जो बच्चे को एश्योर कराना है कि आप अकेले नहीं हो, उसको एक सपोर्ट और उसको उसके एक सपोर्ट और हेल्प को जो अब हम अवेलेबल करवा देते हैं, तो वो एक सबसे अहम मुद्दा होता है। अगर जिसको भी ये पता चला है तो सबसे पहले उस बच्चे को एक रिलायबिलिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी महसूस कराना कि हाँ, हम उसके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, और आपका हेल्प और आपका सपोर्ट उसको कितना अवेलेबल है, किस हर समय अवेलेबल है, ये एश्योरेंस ही इस साइकिल को ब्रेक करेगा। तभी ये जितने भी केसेस हैं वो बहुत जल्दी और फ्रिक्वेंटली बाहर आ सकेंगे। जो लोग भी इसको देख रहे हैं, और उन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी इन बिटवीन द सेशन, और थैंक यू सो मच राहुल जी एंड संगीता जी, बोथ ऑफ यू, और भी जो भी लोग इसको आगे भी देखेंगे, तो मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो सब इन सेशन से अपने थॉट को ट्रांसफॉर्म करें, और एक इस तरीके से सिटीज़न की तरह इस लाइफ को जिएं जैसे एक जिम्मेदार सिटीज़न होना चाहिए। तो किसी के साथ भी कहीं भी कुछ हो रहा है तो हमारी एडवोकेसी कंप्लीटली बनती है और क्लियरली बनती है। तो हमारी जो निडरता है, हमारा जो पूरा एक निडर होकर अपने बिहेवियर को डिसिप्लिन वे में जीना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस लाइफ का। और इस लाइफ में हर एक व्यक्ति को हक है कि वो ऐसा जिए, और एक बच्चे को भी ऐसा ही जीने के लिए मोटिवेट करे। साथ में आगे जब हम बात करते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि बच्चे को हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके जो अब्यूज़ हो रहा है उस साइकिल को कैसे रोक सकते हैं। तो वहाँ पर जब आपको पता चले कि किसी बच्चे ने आपको बता दी, अपने मन की बात बता दी, तो वहाँ पर भी हमको चाहिए कि हम सबसे पहले कि उसको हम कंफर्म कराने के साथ साथ, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, कंफर्म कराने के साथ साथ हम इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प को ढूंढें। साथ में जो उसके इमोशंस हैं उसको बांध के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया। उसे ये बताना कि आपने गलत नहीं किया, ये आपका अधिकार है। आवाज़ उठाना, बोलना गलत चीज़ के लिए जो आपको दुख पहुंचाती है, उस हर चीज़ के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं और एक्शंस लेते हैं तो वो सारी चीज़ें सही हैं। तो उस बच्चे को ये बताना कि आपने कंप्लेंट की है तो ये आपका अधिकार है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको बार बार इंटरोगेट
इंटरोगेट नहीं करें कि तुम्हें पक्का पता है, तुम्हें कंफर्म है, देख लो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इस तरीके से जो इंटरोगेट उसको किया जाता है वो बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। हमको ये इंटरोगेशन उसके साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी बच्चा बहुत ज़्यादा सहम जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो डिनायल मोड पे चला जाता है। उसको लगता है नहीं 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 वो मैं ऐसी कह रहा था, वो फिर स्टोरीज बनाने लगता है, नहीं नहीं मैंने ऐसी पिक्चर देखी थी, मैं डर गया था। तो वहाँ से भी आप समझ जाइए कि बच्चा कितना कंफ्यूज है इस बात को लेकर। उसको अपने अधिकारों के बारे में बताया ही नहीं गया है, क्योंकि उसे ये कहा गया है कोई बात नहीं पापा, बेटा पापा ने मार दिया, पापा ने आपको गलत बोल दिया, तो पापा आपके लिए चॉकलेट भी तो लाए थे, पापा देखो आपके लिए कार लाए थे, मम्मी देखो मारती है तो मम्मी ने आपके लिए ड्रेस खरीदी है। तो ये जो वर्डिंग्स हैं, हाँ, नाना नानी दादा दादी, जो घर के रिलेटिव्स हैं, जो नियर और डियर रिलेशंस कहे जाते हैं, वो मासी कह रही होती है अपनी बहन की बेटी से कि कोई बात नहीं बेटा, मम्मी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो अपनी सिस्टर को बोले कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे पता चला तो मैं आपकी वाकई में रिपोर्ट कर दूंगी, लेकिन हम वहाँ पे रिश्ते निभा रहे होते हैं, हम उस बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं निभा रहे होते। तो ये जब सोच एक इमोशनल, एक छोटे से नाजुक बच्चे के साथ हमारी है, तो सोचिए किसी अगर बड़े एडल्ट के साथ ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर भी हम उसे इसी तरीके से सप्रेस करते हुए पूरी लाइफ को जीने के लिए कहते हैं, बजाय इसके कि हम उससे कहें कि नहीं आपको ये नहीं सहना चाहिए। तो ये हमारा जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स द थॉट, टुवर्ड्स द रिएक्शन, ये बहुत ही दबा कुचला। और इन सेशंस के ज़रिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे पता लग रहा है कि किस तरीके से लोग हमारी तेरी मेरी कहानी से जुड़ते जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ ये तो वाकई में बहुत लोगों की कहानी है। तो इस तरीके से करके एक बच्चा की कहानी से हम बहुत सारी कहानियों को जोड़ रहे हैं कि ये जो टॉपिक है वो चाइल्ड अब्यूज़ है, लेकिन शायद ये हर घर में कहीं ना कहीं किसी रूप में हर इंसान के साथ या हमारे आसपास कहीं ना कहीं हुआ होता है या हो रहा होता है। तो बहुत मैं भी अपने आप को आप लोगों के साथ बहुत एक ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ आप लोगों के ज़रिए खुद को, कि इस तरीके से एक ज़रिया मिला है आप तक कुछ ऐसे संजीदा विषयों को पहुंचाने का जिनको हम शायद समाज की एक विचारधारा या एक सोच और विज़न चेंज कर सकते हैं। साथ में उस बच्चे को जब आपको रिपोर्ट किया है वहाँ पर उसको सेफ्टी दिलवाना, वो अब कहाँ सेफ होगा। अगर आप उसके पेरेंट का कंप्लेंट है तो वो कहाँ सेफ होगा, अगर पड़ोसी का कंप्लेंट है तो वो कहाँ सेफ होगा, अगर वो सेम स्कूल में है वहाँ पे कुछ रिपोर्ट हुआ है तो वहाँ उसको दोबारा नहीं भेजना, जल्दी इमीडिएट नहीं भेजना। ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो जाती हैं जब हमें ये पता चलता है कि किसी एक बच्चे के साथ किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का अब्यूज़ हो रहा है। अब जब सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल, मेडिकल, बच्चे पर बात हो गई, अब थोड़ी देर हम इस पर ज़रूर इन शॉर्ट चर्चा करते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ही ऐसी घटना घटी हो और वो आज तक इससे बाहर ना निकल पाया हो, तो वहाँ पर हमें कैसे रिएक्शंस लेने चाहिए और वहाँ पर हमें किस तरीके की सोच रखनी चाहिए। वहाँ पे सबसे पहले सिंपल है कि आपको अपने पास्ट को डिस्कस करने के लिए बहुत डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट या कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही संपर्क करें, हमसे भी कर सकते हैं, बट अदर भी बहुत सारे रिसोर्सेज और अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। तो लेकिन आप इसको तुरंत पहचान लें कि आपके साथ ऐसा हुआ था और अब आपका बिहेवियर वो नहीं है जो एक नॉर्मली होना चाहिए। तो आप इस पर इमीडिएट, मैं लेटर ऑन इस पर कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज़ को भी यहाँ पे डिस्कस कर दूँगी, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको इस पर काम करना है। ये अगर पता हो गया तो अब तो भी आप इससे ओवरकम कर ले जाएंगे। और साथ में हमारे कुछ एक डायलॉग्स होते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारी फैमिली का मैटर नहीं है, ये किसी और की फैमिली का मैटर है। साथ में हमको ऐसा लगता है कि इससे हम खतरे में आ सकते हैं और हम किसी को पता चल गया कि हमने कंप्लेंट की है और हम किसी के ऐसा शिकायत करके
करके हम उनके परिवार में झगड़ा लगा रहे हैं, या हम उनके परिवार में एक उसको ब्रेक करवा रहे हैं कि मतलब अगर हस्बैंड कुछ करता है तो अगर हस्बैंड की कंप्लेंट कर दी तो उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो जाएंगे, या मेरी सगी सिस्टर है और उसका हस्बैंड ऐसा करता है तो मेरी सिस्टर का घर खराब हो जाएगा, या मेरी बहुत कोई डियर फ्रेंड है वो ऐसा करती है तो उसके जो बच्चा है वो बिना माँ के कैसे रहेगा। तो ये जो फर्दर फ्यूचर के क्वेश्चंस हैं इनसे हमें बच के, इन पर ना जाते हुए हमें आज प्रेजेंट पे फोकस करना होगा, 24 आवर्स पर फोकस करना होगा, और उस साइकिल पर को ब्रेक करने पर हमारा सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाउ टू ब्रेक द साइकिल ऑफ चाइल्ड अब्यूज। तो जब आपका टारगेट और जब आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होगा तो आप उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को अपने आप ही रोक पाएंगे। तो आप ये फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चंस में घिरकर आज जिस पर टॉर्चर हो रहा होता है उसकी मदद नहीं कर पाते। तो ऐसे जो थॉट्स आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, दीज आर द मेंटल ऑब्स्टिकल्स जो रोकते हैं आपको उस दिशा में काम नहीं करने के लिए। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बेखौफ होकर ऐसे लोगों को बाहर लाइए, उजागर करिए कि जहाँ पर भी, और अगर खुद भी कर रहे हैं, अगर आप वो व्यक्ति आप खुद भी हैं तो प्लीज़ आप कहीं कन्फेस करिए, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए कि मैं वो शख्स हूँ, मैंने इतने लोगों के साथ ऐसा गलत किया, इसमें कोई खराबी नहीं है। एटलीस्ट आप भी एक कन्वर्ट हो पाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे एक अच्छे व्यक्ति में। साथ में जब बात आती है कि जो एडल्ट हैं वो कौन कौन सी ऐसी थेरेपी ले सकते हैं, यहाँ पर इन साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो जिनसे कि एक इंटरवेंट किया जाता है और हम देख पाते हैं कि कैसे हम एक व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी जिसमें अक्सर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लिया जाता है। साथ में जो हमारी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर थेरेपी है वो अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और फियर से बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है। साथ में हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी है जिसमें कि अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक इश्यूज़ को भी लिया जाता है और कॉग्निटिवली भी व्यक्ति के बिहेवियरल अप्रोचेस को ठीक किया जाता है। तो इसके साथ हमारे जो आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग सिस्टम एक थेरेपी होती है, उसके थ्रू भी हम कई बार, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे अलग अलग हैं। कोई कहते हैं फ़ायदा होता है, नहीं होता है, कम होता है। तो यहाँ पर भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का अगर केस है, क्योंकि ये सारे केसेस उसी के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके के आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन की थेरेपीज़ बहुत अच्छी साबित होती हैं। और साइकोथेरेपी एंड साइकोडायनेमिक थेरेपी इज़ द बेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ देम। ये इसके जरिए ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होती है, कई बार ये कई सालों चल जाती है। तो वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि साइकोथेरेपी एंड साइकोडायनेमिक थेरेपी कई बार लंबी चलती है, बट इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। और इसमें व्यक्ति डे टू डे की अपने पास्ट को तो रिप्रेस, जो पास्ट है उसको तो फ्रेश करता ही है, उसको तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक्सेप्ट करता है। साथ में वो आज के जो लाइफ में उसके आने वाले जो छोटे छोटे से हर दिन की जो चैलेंजेस हैं उनको भी बखूबी सीख जाता है और बिहेवियरल अप्रोचेस अपनी एडवांस लेवल पे अच्छी कर लेता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़, एक वो बच्चा किस तरीके से बड़ा हुआ और बड़े होने के बाद वो कैसे रास्ते में भटक गया, या ऐसे कुछ रिएक्शंस उसके अंदर आ गए जो कि सोशली, मॉरली, इथिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी अपने आप को चेंज कर सकता है। सपोर्टिव थेरेपी वन ऑफ द ग्रेट थेरेपी, उसमें हम कई तरीके से काम कर लेते हैं और ये भी एक मास्टर थेरेपी की तरह काम करती है। तो बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल हैं। काउंसलिंग इज़ ऑल्सो देयर। काउंसलिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म वे कि हम 1, 2, 3 काउंसलिंग करके, बट अगर आप थेरेपी लेते हैं तो आप वहाँ पे पूरा अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं लंबे समय तक के लिए। साथ में एंड में इस पूरे जब चैप्टर को मैं अब क्लोज करूँगी तो मैं सबसे जो थोड़ा सा एक नॉर्मल आम भाषा में कहें तो अगर हम इसको पूरा समेटें तो यहाँ पर समझने के लिए एक बात बहुत ही सीधी है और सिंपल है कि हम सबको जब एज अ ह्यूमन हम लोगों को जब एक मस्तिष्क दिया तो उसमें हमको कम्युनिकेशन और स्पीच का एक पार्ट दिया जो शायद एनिमल्स को नहीं दिया। तो हमें
अपने कम्युनिकेशन और अपनी स्पीच को एडवांस करते हुए, उसको अच्छा और सुंदर बनाते हुए बातचीत के माध्यम से ही सारी चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मारना, पीटना, हाथ चलाना और उस स्पीच और लैंग्वेज का दुरुपयोग करना जिससे कि गाली देना, वो सब मानवीय व्यवहार में नहीं आता, वो ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। और एनिमल्स भी, उनके पास रीजनिंग नहीं होती, बट वो भी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करते। तो ये जो लर्निंग है, ये अगर आप इस लर्निंग को भी आगे सीख जाएं और सिखा दें और समझ जाएं, तो आपको महसूस हो जाएगा कि हमें हक ही नहीं है किसी को भी कंट्रोल में रखने का, और हमें बिल्कुल भी हक नहीं है कि किसी को भी ज़बरदस्ती कैद करके या अपने अकॉर्डिंग चलाने का। आपको ये शुरुआत, अगर बच्चा है तो उसकी 1.5 से 2 साल की उम्र से एक अच्छी परवरिश, अगर आपको पेरेंटिंग स्किल्स नहीं पता तो आप सीखिए, आपको रिलेशनशिप स्किल्स नहीं पता तो आप सीखिए, आप अगर किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह रहे तो बात कीजिए, और बात करने के बाद ही डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। सारी चीज़ें ओपन हैं, खुली हुई हैं, लेकिन हर्ट करना, टॉर्चर करना, ये किसी भी स्तर पर कोई भी एब्यूज़ हो तो वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। तो एक सुसाइड, एक चाइल्ड एब्यूज़ और एक डोमेस्टिक वायलेंस, 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें आज हम पूरा जो एक वर्ल्ड वाइड लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो आज इस पूरे सेशन से मैं आप सब लोगों को आवाज़ भी दूंगी और आप सब लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगी भी कि हमें इन 3 चीज़ों के लिए कोई भी आत्महत्या ना करे, कोई भी व्यक्ति चाइल्ड अब्यूज़ का हिस्सा ना बने, और कोई भी व्यक्ति डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना हो। इस पे सख्ती से कानून बन चुके हैं, लेकिन जब तक इंसान आगे नहीं आएगा तब तक हम जागेंगे नहीं, तो ये सवेरा होगा भी नहीं। थैंक यू सो मच। और अंत में हमारे पूरे इस सेशन का जो एक तरीका है कि हम कुछ लाइनें, इमोशनल लाइन्स आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो आज की लाइन है, जागने के मायने हैं, जागने के मायने हैं आप तो आप जगें तो सही, जागने के मायने हैं आप जगें तो सही। जस्ट अ मिनट, आई एम ऑडिबल? या सॉरी फॉर इंटरप्शन। जागने के मायने हैं आप जगें तो सही, जग जगे तो सही, तभी हम मानेंगे कि हम जगे, आप जगे और जग जगा। तो हमारा जो पूरा एक दायित्व है वो सिर्फ हम स्वयं से शुरू होता है, और इस पूरे समाज और इस पूरे एक जो पूरा कुटुंब है वहाँ तक चलता है। तो यानी कि पूरा ही जो एक वस्तु है, कुटुंब पे अगर हम बात करें तो पूरा ही विश्व हमारा कुटुंब है। तो ये एक बड़ा कुटुंब समझ के हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। अगले बार एक नए विषय के साथ एक और संजीदा विषय को हम उठाएंगे और आप तक उसको विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप सब लोगों से धन्यवाद देती हूँ और आप सब लोगों को नमस्कार।